हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम हमारे साइंस एकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो है वो 1857 की क्रांति पर ही आधारित है। हमारे पिछले वीडियो में जो 1857 की क्रांति के बारे में बात हो रही थी उसमें हमने ये पढ़ा था, आखिरी बात ये पढ़ी थी कि बहादुर शाह जफर ने अपना दरबार लगाकर इस लड़ाई को, इस संग्राम को, इस विद्रोह को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी थी। तो आज का जो हमारा वीडियो की शुरुआत होगी उसका जो हेडिंग है वो है कि इस विद्रोह या इस क्रांति को किन लोगों ने समर्थन दिया और किन लोगों ने इसका विरोध किया, इसके बारे में रहेगा। तो जैसा कि दिल्ली में हुई घटनाओं का समाचार तेज़ी से फैला और इससे विभिन्न जिलों में सिपाहियों के बीच असंतोष को फैला दिया। इनमें से बहुत सी घटनाओं का कारण ब्रितानी अधिकारियों का व्यवहार था जिसने अव्यवस्था को फैलाया। दिल्ली पर हुए अधिकार की बात तार से जानने के बाद बहुत से कंपनी अधिकारी शीघ्रता से अपने परिवार और नौकरियों के साथ सुरक्षित स्थानों पर चले गए। दिल्ली से 130 किलोमीटर दूर आगरा में लगभग 6000 असैनिक किले पर इकट्ठा हो गए। जिस शीघ्रता से सैनिक अपना पद छोड़कर भागे उससे विद्रोही सैनिक उन क्षेत्रों को बहुत बल मिला। यद्यपि बाकी अधिकारी अपने पदों पर तैनात थे और इतने कम लोगों के कारण किसी प्रकार की व्यवस्था बनाना असंभव था। बहुत से अधिकारी विद्रोहियों और अपराधियों द्वारा मारे गए थे। सैनिक अधिकारियों ने भी संयोजित तरीके से कार्य नहीं किया। कुछ अधिकारियों ने सिपाहियों पर विश्वास किया, परंतु कुछ ने भविष्य के विद्रोह से बचने के लिए सिपाहियों को निःशस्त्र करना चाहा। बनारस और इलाहाबाद में निःशस्त्रीकरण में गड़बड़ होने के कारण वहाँ भी स्थानीय विद्रोह प्रारंभ हो गया। यद्यपि आंदोलन बहुत ही व्यापक था, परंतु विद्रोहियों में एकता का भाव था। जबकि बहादुर शाह जफर दिल्ली के तख्त पर बैठा दिए गए थे, विद्रोहियों का एक भाग मराठाओं को भी सिंहासन पर बैठाना चाहता था। अवध निवासी भी नवाब की रियासत को बनाए रखना चाहते थे। मौलाना फजल हक के खैराबादी और अहमदुल्ला शाह जैसे मुस्लिम नेताओं द्वारा जिहाद का आह्वान किया गया। इसका विशेष रूप से मुस्लिम कारीगरों द्वारा समर्थन प्राप्त था। इसके कारण अधिकारियों को लगा कि विद्रोह के मुख्य मुस्लिमों के बीच अवध में सुन्नी मुस्लिमों ने इस जिहाद का अधिक समर्थन नहीं किया, क्योंकि वे इसे मुख्य रूप से शिया आंदोलन के रूप में देखते थे। कुछ मुस्लिम नेता जैसे आगा खान ने इस विद्रोह का विरोध किया। इसके लिए ब्रितानी सरकार ने उनका सम्मान भी किया। मुजफ्फरनगर जिले के पास स्थित थाना नगर में सुन्नियों ने हाजी इमादुल्लाह को अपना अमीर घोषित किया। मई 1856 में हाजी इमादुल्लाह की सेना और ब्रितानी सैनिकों के बीच शामली की लड़ाई हुई। पंजाब और उत्तरी पश्चिमी प्रोविंस, जिसे हम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस भी कहते हैं, से सिख और पठान सिपाहियों ने ब्रितानी शासन का समर्थन किया और दिल्ली पर अधिकार करने में सहायता की। कई इतिहासकारों का यह मत है कि सिख सिपाही 8 वर्ष पहले हुई हार का बदला लेना चाहते थे, जिसमें बंगाल और मराठा सिपाहियों ने ब्रितानी सैनिकों की सहायता की थी। 1856 में बंगाल सेना में कुल 73,000 सैनिक थे, जिनमें से 12,000 यूरोपीय थे, 16,000 पंजाबी थे, 1,400 गोरखा सैनिक थे। जबकि भारत की 3 सेनाओं में कुल 3,11,000 से स्थानीय सैनिक थे, जिनमें से 40,130 यूरोपीय सैनिक थे और 4,332 अफसर थे। बंगाल सेना की 55 में से 44 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया, जिनमें से कुछ को नष्ट कर दिया गया और कुछ अपने सिपाहियों के साथ अपने घरों की ओर चली गई। सभी बची हुई रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया और निःशस्त्र कर दिया गया। बंगाल सेना की 10 घुड़सवार रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। बंगाल सेना में 21 अनियमित घुड़सवार रेजिमेंट और 42 अनियमित पैदल रेजिमेंट भी थे। इसमें मुख्य रूप से अवध के सिपाही थे, जिन्हें संयुक्त रूप से विद्रोह कर दिया। दूसरा मुख्य भाग ग्वालियर के सैनिकों का था, जिन्होंने विद्रोह किया, परंतु ग्वालियर के राजा ब्रितानी शासन के साथ थे। बाकी अनियमित सेना विभिन्न स्रोतों से ली गई और उस समय के समाज की मुख्य धारा से अलग थी। मुख्य रूप से 3 गढ़ों ने कंपनी का साथ दिया, इनमें से 3 गोरखा, 6 में से 5 सिख पैदल रेजिमेंट और हाल ही में बनाई गई पंजाब अनियमित सेना के 6 पैदल और 6 घुड़सवार दस्ते शामिल थे। 1 अप्रैल 1857 को बंगाल सेना की कंपनी के वफादार भारतीय सैनिकों की संख्या 80,043 थी। इसमें से बहुत सैनिक वे थे जो संख्या में वे सैनिक थे जिनका विद्रोह के बाद भारी मात्रा में पंजाब और उत्तरी पश्चिम प्रोविंसेस से सेना में भर्ती किया गया था। बम्बई सेना, बम्बई आर्मी की 29 रेजिमेंट में से 3 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया और मद्रास सेना की किसी रेजिमेंट ने विद्रोह नहीं किया। यद्यपि 42 रेजिमेंट के कुछ सैनिकों ने बंगाल में काम करने से मना कर दिया था। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकतर दक्षिण भारत शांत रहा। अधिकतर राज्यों में इस विद्रोह का भाग नहीं लिया, क्योंकि इस क्षेत्र का अधिकतर भाग निजाम और मैसूर रजवाड़े द्वारा शासित था और वो ब्रितानी शासन के अंतर्गत नहीं आते थे। इस विद्रोह के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो प्रारंभिक अवस्था थी, बहादुर शाह जफर ने अपने आप को भारत का शहंशाह घोषित कर दिया। बहुत से इतिहासकारों का यह मत है कि अपने सिपाहियों और दरबारियों द्वारा इसके लिए बाध्य किया गया था। बहुत से सैनिक, शाही और प्रमुख व्यक्तियों ने शहंशाह के प्रति राजभक्ति की शपथ ली। शहंशाह ने अपने नाम के सिक्के जारी किए, जो कि अपने को राजा घोषित करने के लिए प्राचीन परंपरा थी, परंतु इस घोषणा ने पंजाब के सिखों को विद्रोह से अलग कर दिया। सिख नहीं चाहते थे कि मुगल शासक से इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद शासन मुगलों के हाथ में चला जाए। बंगाल इस पूरी अवधि के दौरान शांत रहा। विद्रोही सैनिकों ने कंपनी की सेना को महत्वपूर्ण रूप से पीछे धकेल दिया और हरियाणा, बिहार, मध्य भारत और उत्तर भारत में महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा भी कर लिया।
जब कंपनी की सेना ने संगठित होकर वापस हमला किया तो केंद्रीय कमान और नियंत्रण के अभाव में विद्रोही सैनिक मुकाबला करने में अक्षम हो गए। अधिकतर लड़ाइयों में सैनिकों को निर्देश के लिए राजाओं और रजवाड़ों की तरफ देखना पड़ा। यद्यपि इनमें से कई स्वाभाविक नेता साबित हुए और बहुत से स्वार्थी और अयोग्य भी साबित हुए। दिल्ली की विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया और बख्तर खान की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। लखनऊ में मेरठी घटनाओं के बाद बहुत जल्द अवध के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक रूप में इसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, जो मुश्किल से 1 साल पहले कब्जा कर लिया था। ये राज्य में विद्रोह फड़ाफूटी। लखनऊ में ब्रिटिश आयुक्त निवासी सन हेनरी लॉरेंस प्रेसिडेंसी परिवार के अंदर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए चले गए। कंपनी बलों के वफादार सिपाही सहित कुछ 1700 पुरुषों के चुने विद्रोहियों के हमले असफल रहे और इसलिए वे बरसत के तोपखाने और बंदूक आग की बौछार शुरू कर दिए। लॉरेंस पहली हताहतों की थी और विद्रोहियों ने विस्फोटकों से दीवार को भंग करने और भूमिगत सुरंगों की भूमिगत करीबी मुकाबला करने के नेतृत्व के माध्यम से बाईपास करने की कोशिश की। घेराबंदी के 90 दिनों के बाद कंपनी बलों की संख्या 300 वफादार सिपाहियों, 350 ब्रिटिश सैनिकों तथा 560 गैर लड़ाकों के लिए कम हो गई थी। 25 सितंबर को कानपुर में सन हेनरी हैवलॉक के आदेश के तहत राहत स्तंभ और सर जेम्स आउटराम, जो कि सिद्धांत में अपने से बेहतर थे, एक साथ एक संक्षिप्त अभियान में जो संख्या अनुसार छोटे स्तंभ की एक श्रृंखला में विद्रोही सेनाओं को हराया और अपनी तरह से लखनऊ लड़े और तेजी से बड़ी लड़ाई की। यह लखनऊ के पहले राहत के रूप में जाना जाता है। अक्टूबर में एक और बड़ा कारनामा हुआ जिसके तहत सेना के नए कमांडर इन चीफ सर कॉलिन कैम्पबेल अंत में चौकी को राहत देने में सक्षम थे और 18 नवंबर को वे शहर के भीतर बचाव एनक्लेव खाली महिला और बच्चों को पहले छोड़ने तो वे कानपुर, जहां वे तांत्या टोपे द्वारा एक प्रयास कानपुर की दूसरी लड़ाई के शहर में हटा देना प्रयास करने के लिए व्यवस्थित वापसी का आयोजन किया गया। बरेली में देखें तो मेरठ में 10 मई 1856 को 21 दिन पहले क्रांति का बिल्कुल बच गया। बरेली में तब 8 नंबर देसी सवार 18 और 64 नंबर की पैदल सेना 30 सेना ने 31 मई को विद्रोह किया और यह दिन रविवार के दिन सुबह 10 बजे एक तो ताकि गई यह प्रांतिक संकेत था और सेना बैरकों से बाहर निकल आई। बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व जमींदार कुंवर सिंह कर रहे थे। 1846 के विद्रोह करने वाले सेनानियों को अत्यंत क्रूर सजाएं दी गई। बहादुर शाह जफर को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या म्यूटनी, जिसे हम इंग्लिश में म्यूटनी कहते हैं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक महान घटना थी। यह संग्राम आकस्मिक नहीं बल्कि पूरी शताब्दी के भारतीय संतोष का परिणाम था। इसके लिए एक महान योजना बनी थी और क्रियान्वित भी की गई थी। ब्राउन हॉसन रेजिडेंट नेपाल ने हिमालय में कोलोनाइजेशन की योजना प्रस्तुत की थी कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड के किसानों को भारत में बसने के लिए मुफ्त जमीन देकर प्रोत्साहित किया जाए। ब्रिटिश सत्ता ने भी अपने देशवासियों को, विशेषकर पूंजीपतियों को, इस संबंध में प्रोत्साहित किया और उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मजदूरों के लिए एक ऐसा कानून पास किया जिससे हजारों की संख्या में वो कानूनी तौर पर गुलाम हो गए। गदर के बाद ब्रिटिश नीतियों की बड़ी तकरार हुई। मार्च 1858 के कलकत्ता रिव्यू में इसका उल्लेख मिलता है। तदनुसार चारों तरफ से हमें इस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जिससे परामर्श मिलते हैं कि भारतीयों को अवश्य ईसाई बना लेना चाहिए, हिंदुस्तानी जवान को खत्म कर देना चाहिए और उसकी जगह अपनी मातृभाषा अंग्रेजी को प्रचलित कर देना चाहिए। तो ये हुआ 1857 हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक महान क्रांति के बारे में कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमारे फेसबुक पेज RSIS Academy को विजिट कीजिए या हमारी वेबसाइट भी विजिट कीजिए www.rsacademygroup.com। हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो विभिन्न किसान आंदोलन हुए हैं उन पर रहेगा। और ये किसान आंदोलन की शुरुआत अगर हम देखेंगे तो शुरुआती तौर पर 1857 से देखेंगे, जो कि आखिरी में आज़ादी तक चले हैं। तो ये जो किसान आंदोलन रहेंगे अहिंसक रहेंगे और इनमें हम किसी एक बड़े लीडर को भी देखेंगे जो इस किसान आंदोलन को लीड करेगा। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो हमने भारत की स्वतंत्रता संग्राम के हिंसक आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में हमारा वो वीडियो था। और अब जो अगला वीडियो हम आपके सामने लाएंगे वो किसान आंदोलनों पर रहेगा। थैंक यू।